नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज सिंह आप सभी का अपने चैनल आई ग्रो अप एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। टर्म इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस हुआ होता है उसके डेथ के केस में ही जो टर्म इंश्योरेंस में नॉमिनी होता है उसको जो भी इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो मिलता है। जब हम टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो उसी समय पे डिसाइड होता है कि आप टर्म इंश्योरेंस कितने साल के लिए ले रहे हो। मान लीजिए कि आप 10 साल के लिए ले रहे हो, 20 साल के लिए ले रहे हो या 30 साल के लिए ले रहे हो। तो इस पीरियड में यदि जिसका भी इंश्योरेंस हुआ होता है उस व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो वह पैसा उस टर्म इंश्योरेंस में जो नॉमिनी होता है उसको मिलता है। टर्म इंश्योरेंस लेने के क्या फ़ायदे हैं? टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आप कम प्रीमियम चुकाते हैं फिर भी आपको एक ज़्यादा अमाउंट का कवरेज मिल जाता है। जैसे टर्म इंश्योरेंस 500 पर मंथ से शुरू हो जाता है, इसमें 25 लाख से ऊपर का आपको कवरेज मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस का दूसरा सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होता है कि आपको पहले से पता होता है कि मुझे इतना अमाउंट का प्रीमियम भरना है और इस टाइम तक भरना है और इस ड्यूरिंग द टाइम अगर डेथ होती है तो हमको इतना अमाउंट मिलेगा। तो यह स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आपने पैसा पे किया और इसके बदले में आपको इतने का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस में कम प्रीमियम पे एक बड़े अमाउंट का कवरेज मिल जाता है, तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस का ये भी एक बेनिफिट्स है कि आप कम प्रीमियम चुका के आप ज़्यादा अमाउंट का लाइफ कवरेज ले सकते हैं। अब बात आती है कि टर्म इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस उन लोगों को लेना चाहिए कि जो मान लीजिए कि कोई लोन वगैरह ले रखे हैं, होम लोन ले रखे हैं या कोई बड़ा अमाउंट का लोन ले रखे हैं तो उनको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। लोन के ड्यूरेशन में ही अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता है, आपके टर्म इंश्योरेंस के पैसे से उस लोन को चुकाया जा सकता है। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के अच्छे एजुकेशन के लिए भी आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि मान लीजिए कि आप बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, इसके लिए आपने प्लान किया हुआ है तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब से 2020 में कोरोना आया है तब से लाइफ अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई है। लोगों में तरह तरह की और भी बीमारियां हो रही हैं। अब समझ में आता है कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। हमने देखा है कि इस महामारी में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, तो मन में भय पैदा होता है। तो इस भय को दूर करने के लिए आप एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा कोई अनसर्टेन पीरियड आता है जिसमें ज़िंदगी में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव होता है कि जो घर का अर्निंग मेंबर है, जो पैसे कमा के लाता है, जिस पे पूरी फैमिली चलती है, तो अगर मान लीजिए किसी भी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो कोविड जैसे सिनेरियो बन जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कोई अदर या नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए या किसी भी अदर रीज़न से उसकी डेथ हो जाती है, तो इसको कवर करने के लिए हमें एक टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी कारण से उस व्यक्ति की अगर डेथ होती है तो उस समय उसका जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो काम आता है। तो हमें टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस आपके फैमिली को आपके नहीं रहने के बाद भी सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो टर्म इंश्योरेंस से आपकी फैमिली सिक्योर हो जाती है। जो भी आपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी है तो आपके नहीं रहने पे भी वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। तो इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पर हम बात करते हैं। टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है या आप एनआरआई हो सकते हैं, तो ही आपको टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। टर्म इंश्योरेंस की एज लिमिट होती है 18 साल से, अगर आप ज़्यादा के हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। टर्म इंश्योरेंस में आपके इनकम को भी देखा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपके इनकम के अनुसार ही आपको टर्म इंश्योरेंस प्रदान करती है। आपके जो भी एनुअल इनकम होता है उसका 20 टाइम्स तक टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस दे सकती हैं। टर्म इंश्योरेंस कंपनियां आपके हेल्थ और मेडिकल कंडीशंस को भी देखती हैं कि आपका अगर पहले से आप स्वस्थ हैं तो आपका प्रीमियम कम हो सकता है। यदि आप पहले से आपको कोई बड़ी बीमारी हो रखी है, जैसे आपको कैंसर या हार्ट डिजीज़ वगैरह है पहले से, या कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपकी डेथ हो सकती है, तो टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं दे सकती हैं, या आपको देती भी हैं तो एक बड़े प्रीमियम लेती हैं उसके बदले में, कि एक बड़े प्रीमियम पे ही आपको टर्म इंश्योरेंस मिलता है। आपके मेडिकल और हेल्थ कंडीशन भी टर्म इंश्योरेंस में आपको टर्म इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी में मैटर करता है। इसके बाद आती है ऑक्यूपेशन, आप कौन सा काम करते हैं, या आप कोई बहुत ज़्यादा रिस्की काम करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में है, या आप खदानों में खुदाई करते हैं, या कोई इस तरह का बहुत जोखिम वाला काम कर रहे होते हैं, तो भी आपको टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस देने से मना कर सकती हैं या आपसे एक बड़ा प्रीमियम वसूल सकती हैं कि
आपको एक बड़े प्रीमियम पे ही टर्म इंश्योरेंस देने के लिए वो एग्री होती हैं। तो आपका ऑक्यूपेशन भी इसमें काफ़ी मैटर करता है। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ती है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आपको एक आईडी चाहिए होता है जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी आईडी कार्ड, वोटर आईडी अगर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना होता है। तो इसके बाद आपको इनकम प्रूफ, टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपसे इनकम प्रूफ लेती है। तो इनकम प्रूफ में आपसे वो सैलरी स्लिप मांग सकती हैं। आपको पिछले 3 महीने का आपको सैलरी स्लिप देना होता है, या आपसे वो आईटीआर की डिमांड कर सकती हैं। पिछले 2 सालों का आईटीआर आपसे मांग सकती हैं। जिन लोगों के पास अपना बिजनेस है, जो बिजनेस के बेसिस पे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उनसे वो मांग सकती हैं कि आप अपना बैलेंस शीट वगैरह दिखाइए, आपने क्या आईटीआर फाइल किया है तो इस दिखाइए। तो इसके बेसिस पे वो आपको टर्म इंश्योरेंस दे सकती हैं। कुछ कंपनियां टर्म इंश्योरेंस में एक एजुकेशन का क्राइटेरिया भी मांगती हैं कि जैसे आपको मिनिमम 12 पास होना चाहिए, लेकिन यह क्राइटेरिया पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। कुछ कंपनी आपसे नहीं भी मांग सकती है, कुछ कंपनी आपसे ज़रूर डिमांड करती है कि हमें मिनिमम 12 पास चाहिए या ग्रेजुएट ही होना चाहिए या टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। यदि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आपको कम प्रीमियम पे टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। मान लीजिए कि आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे टर्म इंश्योरेंस मिलता है। तो आप इसका भी ख्याल रखें कि आप नॉन स्मोकर बने, तो इससे आपका प्रीमियम बच सकता है। अब बात आती है कि हमें टर्म इंश्योरेंस कहाँ से लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए, और टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए हमें क्या क्या देखना ज़रूरी होता है। तो टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हमें सबसे पहले देखना होता है कि जिस कंपनी का ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है, कि वो उसके पास जितने क्लेम आते हैं उसमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम को सेटल कर रही है, अप्रूव कर रही है, और जो भी नॉमिनी है उसको पैसे दे रही है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप ज़रूर देखिए। उसके बाद एक चीज़ आता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, तो उसके लिए है कंपनियों का सोल्वेंसी रेशियो। हम कंपनियों का सोल्वेंसी रेशियो भी चेक करना चाहिए। सोल्वेंसी रेशियो क्या है? आईआरडीए जो है वो टर्म इंश्योरेंस कंपनियों को बोलती है कि आप 1.5 का सोल्वेंसी रेशियो मेंटेन कीजिए, एटलीस्ट 1.5 का सोल्वेंसी रेशियो मेंटेन कीजिए। मान लीजिए कि कोई बड़ी आपदा आती है, जैसे सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, बाढ़ आ गया, तो इस केस में कंपनी के पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए कि वो लोगों को पैसा दे सके। तो सोल्वेंसी रेशियो भी हमें चेक करना ज़रूरी होता है, कि सोल्वेंसी रेशियो आप ज़रूर चेक कीजिए कि जिस कंपनी की ज़्यादा सोल्वेंसी रेशियो है तो बड़े डिजास्टर के केस में, बड़ी आपदा के टाइम पे वो पैसे को आसानी से दे सकती है। तो सोल्वेंसी रेशियो भी आप जरूर चेक कीजिए टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले। क्लेम सेटलमेंट रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो के बाद प्रीमियम को देखना चाहिए। यदि आप जहां आपको कम प्रीमियम पे एक ज़्यादा कवरेज मिलता है तो आप उस कंपनी की तरफ जाना चाहिए कि जहां आप कम प्रीमियम पे ही आपको ज़्यादा अमाउंट का कवरेज मिल जाता है, तो आप यहाँ पे अपना पैसा बचा सकते हैं। तो आप कम प्रीमियम वाली कंपनी को चुन सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास ऑनलाइन प्रोसेस है कि नहीं, ऑनलाइन के थ्रू मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप टर्म इंश्योरेंस डायरेक्टली कंपनियों के वेबसाइट के थ्रू ही लीजिए, उनके कस्टमर केयर से ही लीजिए। कुछ कंपनियां ऑनलाइन प्रोसेस में आपको डिस्काउंट भी ऑफर करती हैं, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में जाकर। फर्स्ट प्रीमियम पे बहुत सी कंपनी आपको 5-10% का आपको डिस्काउंट दे देती हैं, तो आप ऑनलाइन प्रोसेस में जाकर यहाँ भी आप पैसा बचा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आप टर्म इंश्योरेंस उस कंपनी से लीजिए जिसके ऑफिस आपके नियर बाई हो, जहाँ पे आप जा सकते हैं, आसानी से विजिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप आज टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं और आपके नहीं रहने पे वो कंपनी अगर आसपास होगी, तो कोई भी आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका मदद कर सकता है, वहाँ पे जाके आपके क्लेम सेटलमेंट को पूरा करने के लिए आपके घर वालों का हेल्प कर सकता है। जिस कंपनी का ऑफिस आपके आसपास हो, आपके नज़दीक में हो, तो आप इस चीज़ को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आप उस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लीजिए। टर्म इंश्योरेंस भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ टर्म इंश्योरेंस होते हैं कि जहाँ प्रीमियम फिक्स होता है और आपका कवरेज भी फिक्स होता है, ड्यूरेशन भी फिक्स होता है और अमाउंट भी फिक्स होता है। टर्म इंश्योरेंस में एक 3 इयर्स रूल है जो काफ़ी फेमस है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। टर्म इंश्योरेंस में 3 इयर्स रूल क्या होता है? इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो अमेंड हुआ था 2015 में, इसके सेक्शन 45 में 3 इयर्स रूल्स को मेंशन किया गया है कि मान लीजिए कि आप कोई टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और 3 साल आप उस टर्म इंश्योरेंस को का पूरा करते हैं, उसके बाद कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है कि आपने गलत इसमें जानकारी दे रखी है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सेक्शन 45 पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट करता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को डिनाई नहीं करें कि आपने फॉल्स जानकारियां दे रखी थी या कोई अपनी जानकारी छुपा रखी है।
यदि आपने 3 साल प्रीमियम भर रखा है और 3 साल आपके पॉलिसी के हो गए हैं, तो इस केस में और इसके बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, तो कंपनियां आपके क्लेम को सेटल करती ही करती हैं। इसमें केवल फ्रॉड के इसका एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए कि कोई फ्रॉड की नियत से कोई पॉलिसी ले रखा है, तो उस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद उस पर डिसाइड कर सकते हैं कि क्लेम देना है या नहीं देना है। तो केवल फ्रॉड का एक्सेप्शन है, अदरवाइज जो एक्सेप्शन पॉलिसी में मेंशन होता है कि ये पॉलिसी के अंदर कवर नहीं है, उनको छोड़कर 3 साल पॉलिसी के बीतने के बाद कंपनियां आप क्लेम को सेटल करती ही करती हैं। तो इससे आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या कवर नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस में होने वाले कुछ कॉमन एक्सक्लूजन के बारे में बात करेंगे जो टर्म इंश्योरेंस में जो कवर नहीं होती है। इसमें पहला चीज आता है कि सुसाइड या आत्महत्या। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस ले रखा है और वह सुसाइड कर लेता है, तो क्या टर्म इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? यह कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि टर्म इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी क्या है। कुछ कंपनी जैसे 12 मंथ के अंदर में कोई सुसाइड करता है तो कवर नहीं देती हैं। कुछ कंपनियों में यह टाइम लिमिट 24 महीने का होता है कि मान लीजिए कि अब 2 साल तक सुसाइड कर लिया कोई व्यक्ति, तो उसको टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट उसके जो भी नॉमिनी है उसको नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद मोस्ट ऑफ द कंपनियां सुसाइड के केस में भी टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट जो भी परिजन है उनको देती हैं। टर्म इंश्योरेंस में एक एक्सक्लूजन होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज या इलीगल एक्टिविटीज। मान लीजिए कि आपकी डेथ किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज की होती है, मतलब आप चोरी करते, डकैती करते, अपहरण करते हुए आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। या इलीगल एक्टिविटीज, आपका किसी प्रोटेस्ट में जिसको गवर्नमेंट ने इलीगल ठहरा रखा है उसमें आपकी डेथ हो जाती है, या कोई भी इलीगल आप काम करते हुए जो गैर कानूनी है आप उसमें आपकी डेथ होती है, तो टर्म इंश्योरेंस कंपनियां आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती हैं। आपको इलीगल एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से बचना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में इनका कवर नहीं मिलता है। मान लीजिए किसी की डेथ ड्रग्स लेने से होती है या अल्कोहल से होती है, जहरीली शराब पीने से होती है। देखा गया है कि बिहार वगैरह में लोग जहरीली शराब या देसी शराब ऐसे घरों पे बना के पी लेते हैं, जिससे काफ़ी लोगों की एक साथ डेथ हो जाती है। वैसे केस भी टर्म इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं। तो आपको कोई भी ड्रग्स वगैरह लेने से बचना चाहिए, या कोई भी टॉक्सिक चीज़ जिससे आपकी डेथ हो सकती है उससे लेने से बचना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में वार या टेररिज्म में होने वाले डेथ भी कवर नहीं होता है। मान लीजिए कि वार में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, या टेररिज्म के कारण किसी की डेथ हो जाती है, टेररिस्ट आते हैं और बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देते हैं, तो ये 2 चीज़ें भी टर्म इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं। इन दोनों चीज़ों को भी टर्म इंश्योरेंस में एक्सक्लूड किया गया होता है। इसके बाद मान लीजिए कि किसी को पहले से टर्म इंश्योरेंस लेने के पहले से कोई गंभीर बीमारी हो रखी है, मान लीजिए किसी की हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, या कोई इस तरह की बीमारी है जिसके कारण किसी की जान जा सकती है, और उस चीज़ को टर्म इंश्योरेंस लेने के टाइम पे उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, टर्म इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया है, फिर उस बीमारी से उस व्यक्ति की डेथ होती है, तो भी टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपके टर्म को रिजेक्ट कर सकती हैं। तो आप क्या करें कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो इस तरह की जानकारी को नहीं छुपाएं, टर्म इंश्योरेंस कंपनियों को ज़रूर बताएं। इस केस में हो सकता है कि टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपको थोड़ा प्रीमियम बढ़ा के लें आपसे और आपको कवर दे दें। पहले से कोई बीमारी है और उसके कारण किसी की डेथ होती है तो वो भी टर्म इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। मान लीजिए कि पहले से किसी को कोई गंभीर बीमारी हो रखी है, किसी को कैंसर हो रखा है, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या किसी को कोई एड्स वगैरह हो रखा है, या कोई और बीमारी हो रखी है जिससे उसकी जान जा सकती है, और वह टर्म इंश्योरेंस लेने के टाइम पे डिस्क्लोज नहीं करता है, कंपनियों को नहीं बताता है, और फिर इन बीमारियों के कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो टर्म इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जब भी टर्म इंश्योरेंस लें, यदि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग गंभीर बीमारी है तो टर्म इंश्योरेंस में ज़रूर बताएं। टर्म इंश्योरेंस में कुछ जोखिम भरे खेल भी एक्सक्लूडेड हैं, जैसे स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, या आप माउंटेनिंग करने जाते हैं, या आप मोटर स्पोर्ट्स कार या मोटर स्पोर्ट्स बाइक में आप पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें किसी की डेथ हो जाती है, तो भी आपको टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है, आपके नॉमिनी को कोई पैसा नहीं मिलता है टर्म इंश्योरेंस का। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इनकी अगर यदि आप इस तरह के खेल में पार्टिसिपेट करना या इस तरह के शौक को आप रखते हैं तो आप सतर्कता से इसमें पार्टिसिपेट लीजिए, अपने शरीर का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त में होने वाले डेथ आपके टर्म इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं। ये एक्सक्लूजन इतना ही तक लिमिट नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जब भी टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो अपने टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस में एक्सक्लूजन पॉलिसी को ज़रूर पढ़ना चाहिए,
कि क्या-क्या चीज़ें आपकी टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी में कवर नहीं है। तो फिर आप उनमें जो चीज़ें कवर नहीं हैं, तो उन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना ज़रूरी होता है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें और उस तरह की एक्टिविटी नहीं करें जो उसमें एक्सक्लूडेड हैं। वैसी चीज़ों से आपको बचने की काफ़ी ज़रूरत है। तो टर्म इंश्योरेंस लेते वक़्त आप एक्सक्लूज़न को ज़रूर देखें। अब टर्म इंश्योरेंस में नुकसान क्या-क्या हैं? टर्म इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक आपको लायबिलिटीज़ है कि इसमें आपको क्या होता है कि आप पैसा और प्रीमियम भरते हैं, बस इसमें केवल डेथ के केस में ही आपको रिटर्न मिलता है। मान लीजिए कि आपको ड्यूरिंग द पॉलिसी आपकी डेथ नहीं होती है, तो ये आपका पैसा वो नहीं मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस में है कि आप जो भी पैसा डालते हैं, एक टाइम आपका टर्म इंश्योरेंस का टर्म एंड होने के बाद वो पैसा ख़त्म हो जाता है, कोई रिटर्न नहीं मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस आपके वेल्थ क्रिएशन में कोई सपोर्ट नहीं करता, हाँ, लेकिन ये आपको प्रोटेक्शन देता है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस आपको वेल्थ क्रिएशन में डायरेक्ट हेल्प नहीं करता है, लेकिन आपको हिडन तौर पे काफ़ी हेल्प करता है। टर्म इंश्योरेंस में आपकी नेचुरल डेथ होती है या आपके एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है या कोई बीमारी के कारण डेथ होती है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी डेथ होती है, ये सब सारी चीज़ें टर्म इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होती हैं। कुछ टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके आपको एक एक्सीडेंटल बेनिफिट देती हैं कि आपको मान लीजिए कि आपका डेथ एक्सीडेंट में होता है, तो वो आपसे टर्म इंश्योरेंस पे बोलती हैं कि आप एक राइडर ले लीजिए। तो आप यदि आप राइडर लिए होते हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस में जो भी अमाउंट होता है, उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल सकता है। टर्म इंश्योरेंस में आप प्रीमियम के अलावा आप कुछ अलग-अलग चीज़ों के लिए आप राइडर्स भी ले सकते हैं। राइडर क्या होता है कि आप टर्म इंश्योरेंस पे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के आपके जो भी टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम है, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के आप कुछ इंक्लूड करा सकते हैं। तो आप अपने प्रीमियम पे टॉप अप करा के एक एक्सीडेंटल बेनिफिट ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है और थोड़ा और प्रीमियम बढ़ा के आप उसमें 15 या 20 लाख का आपने एक्सीडेंटल कवर ले लिया, तो आपका एक्सीडेंट में होने वाले डेथ पे अगर मान लीजिए कि आपने 20 लाख का एक्सीडेंटल कवर लिया है, तो आपका टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ 20 लाख का हो जाता है। इस तरह आप उसमें राइडर ले सकते हैं, कुछ क्रिटिकल इलनेस का आप राइडर ले सकते हैं। आपको कोई क्रिटिकल बीमारियां हो जाती हैं, तो जैसे हार्ट डिजीज़, कैंसर या कोई ऐसी बीमारी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो इसका भी आप राइडर टर्म इंश्योरेंस में इंक्लूड करा सकते हैं। इससे क्या होता है कि इन बीमारियों के केस में टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपको मेडिकल खर्च के लिए पैसे भी देती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको यार राइडर लेना है, नहीं लेना है। इसके अलावा कुछ कंपनी आपको डिसेबिलिटी के केस में का भी राइडर ऑफ़र करती हैं कि मान लीजिए कि आपके एक्सीडेंट में आपको का हाथ-पैर चला गया, आप ब्लाइंड हो गए, तो आप इस केस में आप काम करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि टर्म इंश्योरेंस कंपनियाँ बोलती हैं कि हम इस केस में आपके जो भी इसके बाद के प्रीमियम होंगे उनको वैव अप कर देंगे, तो आप इसका भी राइडर ले सकते हैं। राइडर लेने से क्या होता है कि आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है, फिर मैं आपको टर्म इंश्योरेंस थोड़ा महंगा लगने लगता है, तो फिर आप ये सोच लीजिए कि आपको राइडर लेना है या नहीं लेना है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपको टर्म इंश्योरेंस में इन एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, तो आप डिसाइड करके एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। यदि आपने 18 साल की उम्र पे ही आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, तो आपको कम प्रीमियम भरना पड़ता है। अगर वहीं आप 40 की एज में जाके टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ सकता है। टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम को कंपेयर करके देखिएगा, तो आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ नज़र आएगी कि मान लीजिए कि आप 18 की उम्र में टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं और 40 की उम्र में टर्म इंश्योरेंस लेते हैं अपने 65 ईयर्स के होने तक के लिए, तो आप दोनों पॉलिसी में जो आप प्रीमियम पे करते हैं उनको कंपेयर कीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जितना अर्ली हो सके आपको उतना अर्ली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना चाहिए। अब इससे क्या है कि आपका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है, आपको कम प्रीमियम भरनी पड़ती है पूरी लाइफ। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने देश की सारी इंश्योरेंस कंपनियों को IRDAI रेगुलेट करती है और ये काफ़ी इस पे सख्ती रखती है, तो इसमें आपको फ्रॉड होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आप घबराइए नहीं, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, कंपनी आपको क्लेम को सेटल करेंगी। एक कॉमन क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है कि चलो मान लीजिए कि आज मैं किसी कंपनी में टर्म इंश्योरेंस लिया और आगे जाके कंपनी बंद हो गई, कोई प्राइवेट कंपनी है बंद हो गई, तो क्या होगा? तो देखिए, अपने देश में IRDAI जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियाँ, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ हो, उनको रेगुलेट करती हैं। IRDAI सुनिश्चित करके चलता है कि ये जो भी आपकी पॉलिसी है या कभी लैप्स नहीं हो, आपकी पूरी ज़िंदगी तक आपके मिले। तो अपने देश में जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो भाग नहीं सकती। हाँ, हो सकता है कि इनका मर्जर किसी दूसरी कंपनी के साथ हो जाए,
तो आपका जो भी आपकी पॉलिसी में चीज़ें इंक्लूड हैं, जो भी आपका प्रीमियम भर रहे हैं, वो एज़ इट इज़ ही चलता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइवेट कंपनी में लें या गवर्नमेंट कंपनी में लें। आप किसी भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, आपका ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सब कंपनियाँ लेस एंड मोर ऐसी ही हैं, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। कहीं पे सेटलमेंट वगैरह थोड़ा स्मूथ है और कहीं पे सेटलमेंट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम लेने के लिए आपको क्या करना होता है। अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको नॉमिनी को क्या करना चाहिए कि 30 दिन के अंदर में डेथ सर्टिफिकेट के साथ क्लेम फॉर्म को फिलअप करके और उसके साथ अपना आईडी, एड्रेस, बैंक अकाउंट का डिटेल्स वगैरह लगा के और फॉर्म को फिल करके सबमिट करना चाहिए। क्लेम फॉर्म जरूर 30 दिन के अंदर में सबमिट कर देना चाहिए। किसी का एक्सीडेंट के कारण डेथ होता है तो कंपनी आपसे एफआईआर की कॉपी भी मांग सकती है। तो अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट वगैरह में होती है तो एफआईआर आप जरूर कराएं और एफआईआर की कॉपी भी अपने क्लेम फॉर्म के साथ जरूर इंक्लूड करें। तो इससे क्या होता है कि आपका क्लेम स्मूथली हो जाता है, आपको क्लेम का जो भी सेटलमेंट है ना वो स्मूथली हो जाता है, आपको पैसा टाइम पे जल्दी से मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस के बारे में यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, आपकी कोई और भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो इस तरह की जानकारी पाने के लिए और इस तरह का नॉलेज लेने के लिए आप हमारे आई ग्रुप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं और आई ग्रुप कम्युनिटी में जुड़कर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीख सकते हैं। आई ग्रुप कम्युनिटी में जुड़कर पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना भी सीख सकते हैं। आप अपने पैसे से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप आई ग्रुप कम्युनिटी से जुड़िए, इससे आपको एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने में आपको मदद मिलेगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो आप प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट के थ्रू हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि आगे आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम उस तरह के वीडियो पे फोकस कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।